नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट पेपर के लिए जो अपना सिलेबस लगता है, जिसके अंदर आपको पता है जिसके अंदर साइकोलॉजी भी शामिल हो गई है, जिसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है। स्कूल मैनेजमेंट के साथ साथ साइकोलॉजी भी शामिल की गई है, लेकिन हम जो पार्ट करेंगे वो है शैक्षिक प्रबंधन। अगर हम एक बात करें, जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है कि फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं और उस 75 क्वेश्चन में से पहले 15 क्वेश्चन यानी सीधे सीधे 15 क्वेश्चन किससे आते थे, तो वो सीधे आते थे शैक्षिक प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट लगता था उससे आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि उसके अंदर अपने साइकोलॉजी भी शामिल कर दी गई है और स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट भी उसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य आ गए और संकल्पना कार्य अवधारणाएं वगैरह वो चीजें आ गई। इसके अलावा जो RT 2009 है, राइट टू एजुकेशन, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो अब क्राइटेरिया पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन किस में से आएंगे, कितने क्वेश्चन किस में से आएंगे, ये थोड़ा सा हमें आइडिया नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम अनुमान लेकर चलते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन में से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। हाँ, अनुमान लेकर चल सकते हैं, हो सकता है 10 से 12 भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 8 ही क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन एक अनुमान लेकर ये चलते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि संस्कृत विभाग के अंदर उसके अंदर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन किसके पूछे गए थे, शैक्षिक प्रबंधन के पूछे गए थे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, तो अपने शैक्षिक प्रबंधन से पूछे जाएंगे, जो एकदम सिंपल सा पार्ट है बिल्कुल ही, जिसके अंदर हमें किसी प्रकार की टेंशन चिंता नहीं लेनी है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल और केवल सीधा और स्पष्ट पूछा जाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शैक्षिक प्रबंधन है, लगभग मैं ये मानता हूं कि आपके पास, हर किसी के पास किताब में होंगी शैक्षिक प्रबंधन की। लेकिन अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपके पास आपको स्कूल मैनेजमेंट के नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं और कई किताबों का सहारा लेकर तैयार किए गए हैं। और मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, और मैं ये कह सकता हूं कि इन नोट्स के अंदर से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा। इतना अच्छा मैटर तैयार किया गया, अगर आप एक बार देखोगे भी तो भी आपको पता चलेगा कि ये मैटर किस प्रकार का है, और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर जो डायग्राम भी बनाए गए हैं वो भी अच्छे बनाए गए हैं, और इसके अलावा जो भी आपके जो कार्यक्रम लगते हैं, स्माइल, इसके अलावा शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, उनके भी थोड़े बहुत आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे। तो अच्छे, मेरे हिसाब से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं तो अपने दम पर अच्छे तैयार किए हैं, क्योंकि किसी एक किताब का सहारा लेकर नहीं किए गए हैं। मतलब मैं कह सकता हूं 4 से 5 किताबें, जिनमें से और पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं उनका एनालिसिस करके तैयार किए गए ये नोट्स। तो उसमें से आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि कहीं पर मैंने देखा कि नोट्स अधूरे नहीं है, बिल्कुल अधूरे नहीं है नोट्स। अगर आप किसी बुक से अगर कंपैरिजन भी करके देखोगे तो आपको ये नोट्स 1% भी अधूरे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर किसी प्रकार का क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया, केवल और केवल मैटर ऐड है इसके अंदर। तो क्वेश्चन तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ के अंदर जैसे भी हम टॉपिक क्लियर करेंगे उसके बाद में आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेली के मिलेंगे, और आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है, कहां से उठाया गया है, और उनके अनुसार ही आपको ये क्या करना है, मैटर तैयार करना है। और एक एक चीज पर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज पर ज्यादा रुक जाएंगे, ज्यादा नहीं रुकना है, हम धीरे धीरे तैयार करेंगे, लेकिन एक फ्लो में चलते रहेंगे, रुकना बिल्कुल नहीं है। हम केवल और केवल काम की बात करेंगे, अन्यथा किसी प्रकार की बात यहाँ नहीं होगी। क्योंकि वैसे भी ये जो क्लासेस है अपनी रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास के अंदर वैसे हमें समस्या नहीं आएगी। लाइव क्लास के अंदर थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है कि थोड़ा सा हमें कमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो इसके अलावा यहाँ पर अपने को दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो चले अपने क्या चीजें हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, शैक्षिक प्रबंधन क्या चीजें होती है, और प्रबंधन, सबसे पहले बात होती है कि प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन के अंदर शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसकी विशेषता किस प्रकार की होती है, और शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य किस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो भी योगदान दिए हैं, जो अपने लगते हैं, वैज्ञानिक लगते हैं, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन के जो वैज्ञानिक हैं वो लगते हैं, उनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से कहां से क्वेश्चन बनता है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो अपना पहला टॉपिक कौन सा है, तो शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य एवं सिद्धांत, ये टॉपिक है। और अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको मिल जाएंगे कहां पर, जो एनडीसी क्लासेस के अंदर। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो अगर आपने परचेज कर रखी है तो वहां पर आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, क्या चीजें कह रही है वो चीजें अपने साथ साथ में देखते चलेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। क्यों?
क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना न के बराबर होती है, फिर भी हमें एक थोड़ी सी समझ विकसित करने के लिए इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो क्या चीजें कह रही है कि शिक्षा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकाशित करना। क्या करना, प्रकाशित करना। शिक्षा का अर्थ है प्रकाशित करना, उजाला करना, ये चीजें आ जाएगी। तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, शिक्ष धातु से हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है, लेकिन एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, एडुकेयर, तो एडुकेयर ठीक है, 2 बार आ गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए आया है और यहाँ पर ई आया है, इतना सा फर्क है, ठीक है। फिर एडुको और एडुकेटम से हुई है, जिनके शाब्दिक अर्थ क्या क्या है अगर बात करें तो एडुकेयर, तो यहाँ पर एडुकेयर एडुकेट 2 बार है, लेकिन यहाँ पर ए और ई का फर्क है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो लैटिन भाषा के जो 4 शब्द दिए गए हैं उनसे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये बात ध्यान रखनी है। तो एडुकेयर क्या कहता है, टू ब्रिंग अप, यानी देखभाल करना। क्या कहता है, टू ब्रिंग अप, सीधा सा सिंपल सा आपको शब्द दिया गया है, अर्थ दिया गया है इनका, वो याद करना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, यहाँ से बाई चांस पूछा जाए कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। वो लैटिन भाषा के कौन से 4 शब्द हैं, तो एडुकेयर, एडुकेयर और एडुकोर, एडुकेटम है, ये आपको ध्यान रखना है। टू ब्रिंग अप यानी देखभाल करना, टू लीड आउट यानी शुरुआत करना या फिर आगे बढ़ना, ठीक है। फिर आ जाता है एडुको, एडुको यानी ई से अंदर से, फिर आता है ड्यूको यानी विकास करना, अंदर से विकास करना, ये चीजें आ जाएगी। फिर एडुकेटम, एडुकेटम यानी एक्ट ऑफ टीचिंग, क्या है, एक्ट ऑफ टीचिंग आएगा, पढ़ाने या प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडुकेटम कहलाती है, या एक्ट टू टीचिंग कहलाती है। तो ये बात आ गई अपने शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के बारे में, या फिर कह सकते हैं एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति के बारे में, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। लेकिन अब बात करें मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या चीज होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर प्रबंधन कहते हैं। तो प्रबंधन क्या चीज है, तो प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट क्या चीज है, अगर इसकी बात करें तो अंग्रेजी के मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है, प्रबंधन है। हम हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, प्रबंधन कह सकते हैं, और अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। बस इतना सा ही ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एक संस्था या संगठन द्वारा पहले से निर्धारित उद्देश्यों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लगती है मुझे, कि एक संस्था या संगठन द्वारा पहले से निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। एक संस्था या संगठन, संस्था है या संगठन है, वो क्या करती है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करती है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करती है, निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, एक सामूहिक प्रयास किया जाता है। और सामूहिक प्रयास क्या होता है, वो समूह क्या होता है, वो संगठन होता है, नियोजन होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, आदि ही क्या कहलाता है, सामूहिक प्रयास कहलाता है। और सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, आगे है ये आपके पास डायग्राम है, और डायग्राम आपको नोट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा कि प्रबंधन है क्या चीज, प्रबंधन वास्तव में क्या चीज है। प्रबंधन आपने नाम सुन लिया, मैनेजमेंट नाम सुन लिया, लेकिन प्रबंधन है क्या चीज, प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है कि क्या करना है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सबसे पहले प्लानिंग पता होना चाहिए कि क्या करना है। वो प्लानिंग ही सबसे बड़ी क्या है, प्रबंधन के गुण में आती है कि क्या करना है। सबसे पहले तो हमें जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जा रहे हैं, तो उस उद्देश्य का पता भी हमें होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। उसके बाद कैसे करना है, उस उद्देश्य या उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें कैसे काम करना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है कब करना है, कब करना है, यानी कि उसकी एक निर्धारित समय भी तय किया जाता है कि ये करना कब है, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें आ सकती है, जैसे किसके द्वारा किया जाना है, वो भी इसके अंदर आती है। लेकिन अगर बात करें प्रबंधन क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इन तीनों का ही क्या कहलाता है, सामूहिक या फिर कह सकते हैं संगठित प्रयास ही क्या कहलाता है, अपना प्रबंधन कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखना, इस डायग्राम के अंदर ही क्या छिपी हुई है, प्रबंधन की परिभाषा छिपी हुई है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे देखो, आगे प्रबंधन की परिभाषाएं। प्रबंधन की परिभाषाएं वैसे देखा जाए तो आज तक जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर इस प्रकार की परिभाषाएं बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है। एनालिसिस करके देखोगे आप तो वहां पर भी आपको प्रबंधन की परिभाषा देखने को एक भी नहीं मिलेगी, यानी कि आपको वहां पर नहीं पूछी गई है। लेकिन बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्रबंधन के क्षेत्र में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनकी परिभाषाएं तो अपने आप को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन सी प्रबंधन की परिभाषाएं, सबसे पहले बात आती है टेलर की, FW टेलर, या जिसको बोल सकते हैं हमने फ्रेडरिक W टेलर बोल सकते हैं। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक कला है, क्या याद रखना है, प्रबंधन एक कला है। टेलर का काम जो करना, दर्जी का काम करना भी क्या है, एक प्रकार की कला है, तो इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बात तो वही है, प्रबंधन कहता क्या है, पहला सबसे पहले आपको प्लानिंग बनानी पड़ती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, तो वो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है, पहले यह जाना जाता है। तो टेलर पहले क्या करता है, उस चीज का नाप लेता है कि मुझे करना क्या है, कितना कटिंग करना है, वो चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो टेलर की परिभाषा इस प्रकार से याद रख सकते हो कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक प्रकार में अपने कला है, तो टेलर का काम करना भी एक प्रकार में कला है। तो पहले यह जाना जाता है, पहले क्या किया जाता है, नाप लिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, फिर यह निश्चित किया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं उसे सबसे अच्छे एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाए। तो ये लाइन भी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, मितव्ययतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाए। तो ये परिभाषा किसकी है, अपने FW टेलर की है। ठीक है, तो फिर देखो हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल, प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तो ये हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल को हेनरी फेल या हेनरी फ्यूल भी कह सकते हैं। तो फ्यूल आपको पता है, सबसे पहले पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाया जाता है जब भी हम गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले पूर्वानुमान लगाते हैं कि जब भी बाइक होती है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि गाड़ी के अंदर तेल है या नहीं, यानी फ्यूल है या नहीं है, तो वो ध्यान रखने। फिर प्लानिंग की जाती है कि हम कहां तक जाना है, वो प्लानिंग की जाती है, उस पेट्रोल यानी उस फ्यूल के हिसाब से हम योजना बनाते हैं, फिर संगठित करते हैं, अगर नहीं है तो उस फ्यूल को क्या करते हैं, संगठित करते हैं, फिर निर्देश देते हैं कि हमें कहां जाना है, फिर समन्वय करके यानी समन्वय करना, नियंत्रण करना, ये सारी चीजें आ जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल की जो कार्य की अवधारणाएं दी गई है वो किस नाम से जानी जाती है, तो वो आपको पता है POCCC के नाम से जानी जाती है, POCCC से नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर आपको पूर्वानुमान लगाना नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि योजना के तहत ही, योजना के अंतर्गत पूर्वानुमान आ जाता है। ठीक है, कि जब हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, कमांड आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा। यानी प्लानिंग जिसको योजना, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं अपने को संगठन करना। ठीक है, फिर आ जाएगा कमांड, निर्देश देना, और फिर आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, और फिर आ जाएगा कंट्रोल जिसको नियंत्रण करना। अगर आपको ये POCCC वाली अवधारणा का पता है तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा ये परिभाषा किसकी है, तो हेनरी फ्योल की है। हेनरी फेल भी नाम याद रख सकते हैं, हेनरी, अगर यो भी काट दोगे तो यो वैसे तो नहीं काटना है, लेकिन मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 5 हेनरी फेल याद रख लेना। हेनरी फेल से ही आपको 5 इसके काम याद रह जाएंगे। आगे देखो, आगे है प्रबंधन की प्रकृति व विशेषता। बिल्कुल यहां से एक क्वेश्चन उठता है, प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषता से क्वेश्चन उठेगा, और जरूर उठेगा, पक्का उठेगा कि प्रबंधन की प्रकृति की विशेषता क्या है, प्रकृति क्या है या फिर विशेषता क्या है, पूछ लिया जाए तो सबसे पहले एक नाम आता है कि प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंधन एक कला है, ये बात कही थी, किसने कही थी, टेलर ने कही थी, और वही बात यहां पर साबित हो रही है कि प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। विज्ञान है, लेकिन विज्ञान किस कारण से कहा गया है, क्योंकि ये क्रमबद्ध है और व्यवस्थित तरीके से चलता है, इस कारण से विज्ञान कहा गया है। अगर आपके कहीं पर नाम आ जाए कि भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, इस प्रकार का नाम आ जाए तो वहां पर विज्ञान है, इस प्रकार का विज्ञान बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कला है, प्रबंधन अपने आप में एक कला है, आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, हम किसी उद्देश्य के लिए तो प्रबंधन करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रबंधन ही क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, फिर प्रबंधन एक प्रणाली है, प्रबंधन एक प्रणाली है, प्रबंधन बहुआयामी है, इसके बहुत आयाम होते हैं, एक आयाम नहीं होते। उसके उद्देश्य कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अनेक उद्देश्य होते हैं, अनेक पहलू होते हैं, जिसके अंदर अनेक अनेक व्यक्ति, अनेक प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं, जिनकी अनेक रुचियों से अनेक लोग क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। तो आयाम किस प्रकार के होंगे, इसके बहुआयामी होंगे, यानी कि आयाम भी इसके अनेक होंगे। प्रबंधन निरंतर चलने वाली गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये अवधारणा भी आपसे पूछी जा सकती है। प्रबंधन मूर्त एवं अमूर्त दोनों है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखने योग्य है। अगर बात आ जाए, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कि अगर मूर्त एवं अमूर्त दोनों नाम आ जाए तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल मूर्त आ जाए, यहां पे क्या लिखा आ जाए कि प्रबंधन मूर्त है, तो नहीं, प्रबंधन मूर्त नहीं होता। प्रबंधन मूर्त होने के बाद मूर्त रूप स्वरूप में आता है, पहले अमूर्त होता है,
फिर मूर्त स्वरूप में आता है। तो प्रबंधन अमूर्त जरूर हो सकता है, लेकिन केवल और केवल मूर्त नहीं हो सकता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अमूर्त होता है, पहले उसकी संरचना तैयार की जाती है, पहले प्लानिंग की जाती है, तो प्लानिंग होती है वो अमूर्त रूप होता है उसका, वो जब एग्जाई की जाती है तब उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। तो प्रबंधन क्या है, मूर्त एवं अमूर्त दोनों है, लेकिन अगर अकेला मूर्त नाम आ जाए तो वह मूर्त नहीं हो सकता। फिर अब प्रबंधन जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। जन्मजात भी है और अर्जित भी है। जन्मजात कैसे हैं, प्रबंधन के गुण जन्मजात पाए जाते हैं। प्रबंधन के जन्मजात गुण कैसे पाए जाते हैं, जब किसी भी प्रकार की, आपको पता है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, मनोविज्ञान पढ़ी होगी, जिसके अंदर आपको पता है कि जन्मजात गुण पाए जाते हैं। जन्मजात, हाँ, माता पिता से वो गुण क्या होते हैं, बच्चे के अंदर आते हैं। तो उसी प्रकार के प्रबंधन के गुण भी जन्मजात होते हैं, माता पिता के गुण बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो बुद्धि जिसकी ज्यादा होगी, इंटेलिजेंट बच्चा होगा, तो वो उसके अंदर जन्मजात प्रबंधन के गुण पाए जाएंगे। अर्जित प्रतिभा भी होती है। प्रतिभा, या कह सकते हैं कि प्रबंधन को अर्जित भी किया जा सकता है। हम प्रशिक्षण के द्वारा प्रबंधन को क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और जन्मजात भी हो और अर्जित हो तो इस प्रकार का प्रबंधन क्या कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन नेतृत्व कहलाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, आगे है कि प्रबंधन सार्वकालिक है, हर समय के लिए इंपॉर्टेंट है प्रबंधन। फिर सार्वभौमिक है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सर्वव्यापी है, सब जगह फैला हुआ है। ठीक है, सर्वकालिक है, यानी हर समय कहीं भी, मतलब हर समय प्रबंधन किया जा सकता है। सार्वभौमिक है, यानी हर किसी के लिए प्रबंधन किया जा सकता है। और सर्वव्यापी है, हर जगह फैला हुआ ये प्रबंधन। और सामूहिक प्रक्रिया है, प्रबंधन सार्वकालिक भी है, सार्वभौमिक भी है, सर्वव्यापी भी है और सामूहिक प्रक्रिया भी है। तो सामूहिक, एक व्यक्ति के द्वारा प्रबंधन नहीं किया जा सकता, उनके लिए अनेक मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। मानवीय संसाधन भी हो सकते हैं, भौतिक संसाधन भी हो सकते हैं, इसके अलावा वित्त का प्रबंधन भी करना आवश्यक होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रबंधन व्यवस्थित व अनुशासनात्मक है। प्रबंधन व्यवस्थित है और अनुशासनात्मक है। व्यवस्थित कैसे है, क्योंकि ये, इसको विज्ञान कहा गया है, व्यवस्थित रूप से चलता है। अव्यवस्थित होने पर प्रबंधन नहीं हो सकता है। तो प्रबंधन क्या है, व्यवस्थित है। अनुशासनात्मक इस प्रकार से है कि अनुशासन जरूरी है। प्रबंधन करने के लिए एक हेड होता है, एक नेतृत्वकर्ता होता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर अनुशासन करता है। अनुशासन जरूरी है क्योंकि अनुशासन के अभाव में प्रबंधन हितकारी बिल्कुल नहीं हो सकता, अहितकारी होगा। तो अनुशासनात्मक होता है। प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करता है। प्रबंधन क्या करता है, प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो प्रबंधन करता है। आगे देखो, आगे आती है बात शैक्षिक प्रबंधन की। अब हम बात कर रहे थे, पहले तो बात कर रहे थे प्रबंधन क्या है, अब हमें बात करनी है शैक्षिक प्रबंधन की, जहां पर हमने अपना टॉपिक चलता है कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है। तो शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शिक्षा प्लस प्रबंधन से मिलकर हुई है। शिक्षा और प्रबंधन से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था करना। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना, व्यवस्था करना, क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। सीधा सीधा मोटा मोटा सार ये निकल कर आता है कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। या फिर शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला प्रबंधन क्या कहलाता है, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी लाइन है। इस प्रकार की अगर लाइन आपको मिल जाए तो आप तो वैसे भी इसको आसानी से कर सकते हो, जहां पर कोई भी चिंता दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन किसी शैक्षिक संस्थान की क्रियाओं जैसे शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कुशलतम एवं प्रभावी उपयोग द्वारा नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। जैसे शिक्षण हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अनुसंधान हो गया, तो क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है। शैक्षिक प्रबंधन किसी शैक्षिक संस्थान की क्रियाएं कौन कौन सी है, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, इन सब के लिए क्या किया जाता है, इन सब के लिए आपको उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कुशलतम एवं प्रभावी उपयोग क्या होना चाहिए, मानवीय संसाधनों का भी और भौतिक संसाधनों का भी उपयोग किस प्रकार का होना चाहिए, प्रभावी उपयोग होना चाहिए, कुशलतम उपयोग होना चाहिए। तभी क्या होगा, जिनके द्वारा कुशलतम उपयोग द्वारा नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्टिंग एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है, जिसको हम कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। शैक्षिक प्रबंधन ये चीजें हैं।
कि शैक्षिक प्रबंधन किसी शैक्षिक संस्थान की क्रियाओं जैसे शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु उपलब्ध किन के लिए उपलब्ध क्या मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कुशलतम एवं प्रभावी उपयोग द्वारा नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं, तो आपको अगर आ जाए तो वहां पर आसानी से आप कर सकते हो। फिर आती है लुथर गुलिक परिभाषा, क्या कहते हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। बात करें तो लुथर गुलिक क्या कहता है कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का सामान्य ढांचा है। सत्ता का सामान्य ढांचा, सामान्य ढांचे की बात कौन करता है, तो वो करता है अपना लुथर गुलिक करता है। लुथर गुलिक के भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान है लुथर गुलिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, तो लुथर गुलिक की परिभाषा याद करना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके अंतर्गत आज तक नहीं पूछी गई है लेकिन आज पूछ ली जाए तो हमें कम से कम याद होनी चाहिए। कम से कम जो प्रमुख जो आपके वैज्ञानिक है जो, ठीक है, तो उनकी याद होनी चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का सामान्य ढांचा है, तो सामान्य ढांचे से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। सामान्य ढांचा कह सकते हैं, सामान्य संरचना कह सकते हैं, संरचना शब्द भी आ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्य का क्रमबद्ध रूप में विभाजित करना, परिभाषित करना भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि लुथर गुलिक की परिभाषा के अंदर आएगा, तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। तो इनके जो सिद्धांतों के अनुरूप जो लुथर गुलिक के सिद्धांत दिए गए हैं उनके अनुरूप ही इनकी परिभाषा चलती है, तो वो आपके सिद्धांत जब आएंगे उनके सामने तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इनके सिद्धांत है और किस सिद्धांत पर काम करता है। तो लुथर गुलिक शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का सामान्य ढांचा है, जिसके अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्य का क्रमबद्ध रूप में विभाजित करना, परिभाषित करना तथा सम्मिलित करना क्या होता है, सम्मिलित होता है। फिर आता है जेबी सीयर्स। जेबी सीयर्स कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से पूर्ण हो सके। यानी पूर्व में निर्धारित किए गए शैक्षिक कार्यक्रम हैं उनका क्या किया जा सके, सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से पूर्ण हो सके। ये बात कौन कहता है, तो जेबी सीयर्स कहता है। कौन कहता है, जेबी सीयर्स कहता है। आगे देखो, आगे बात करते हैं अपनी, हाँ, उर्विक की। उर्विक क्या कहता है, शैक्षिक प्रबंधन से आशय किसी भी कार्य या योजना के लिए आवश्यक, शैक्षिक प्रबंधन से आशय किसी भी कार्य या योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना तथा क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है। ये बात कौन कहता है, तो उर्विक कहता है। ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है आपको। फिर बात करें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तो एनसाइक्लोपीडिया क्या कहता है, ये कहता है कि शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि जिससे मानवीय गुण प्रभावशाली ढंग से विकसित हो सके। कौन से गुण विकसित हो सके, मानवीय गुण क्या हो सके, प्रभावशाली ढंग से विकसित हो सके। तो एनसाइक्लोपीडिया किसकी बात करता है, मानवीय गुण की बात करता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आगे देखो, आगे शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य, शैक्षिक प्रबंधन क्यों किया जाता है, उनके उद्देश्य क्या क्या है, उनकी बात की जाए तो वो बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चों का क्या किया जाना चाहिए, सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। आपको ये चीजें याद करनी है, ऐसा नहीं लगे कि हाँ सर तो पढ़ाई जा रहे हैं। हाँ, एक फ्लो में चलना है, हमें यहाँ पर किसी अन्य प्रकार की बातें नहीं करनी है। जैसे दूसरी बातें, जैसे कमेंट, जैसे लाइव सेक्शन चलता है तो उसके अंदर कमेंट के बारे में कोई चर्चा हो जाती है, नहीं, यहाँ पर आपको जो मैटर करवाया जा रहा है वो काफी है आपके लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर जाएगा तो फिर तो सबके लिए बाहर, मैं ये मानता हूं, आपके लिए नहीं है और जो और भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बाहर है। शैक्षिक प्रबंधन से इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा। आपको केवल ये बातें ध्यान रखनी है और इन बातों के ध्यान पर ही, इन बातों से ही आपकी क्या हो जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी और वहां पर एक एक क्वेश्चन जो आप देखना चाहते हो वहां पर वो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आराम से देखने को मिलेगा। वो एक बात मेरी, इस बात को गांठ बांधकर रख लेना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या है, हम शैक्षिक प्रबंधन हम जब करते हैं तो उनके लिए एक उद्देश्य होते हैं, जब उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए उनके वो लक्ष्य क्या क्या होते हैं वो बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, तो सर्वांगीण विकास। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य होता है। पहले नंबर पर आता है, तो सर्वांगीण विकास किसका, बच्चों का। क्यों, शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा से संबंधित कौन होता है, बच्चा होता है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास भी, जिसके अंदर सामाजिक,
सामयिक, संज्ञानात्मक, ये सारे विकास किसमें आ जाएंगे? बच्चे के सर्वांगीण विकास में आ जाएंगे। मानवीय व भौतिक संसाधनों का समन्वय करना, इनका मेल जोल करके एक काम करना। जैसे भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? भौतिक संसाधन आपको पता है, जिसके अंदर विद्यालय आ जाएगा, पुस्तकालय आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगी, खेल का मैदान आ जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री आ जाएगी, ये भौतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन जिसके अंदर शिक्षक आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे, प्रधानाचार्य आ जाएंगे, एसएमसी के सदस्य आ जाएंगे, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? मानवीय संसाधन के। यानी इन दोनों से जो मिलजुल कर काम किया जाता है, तो उनसे क्या निकलता है? उद्देश्य निकलता है शैक्षिक प्रबंधन का, यानी मानवीय व भौतिक संसाधनों का क्या किया जाता है? समन्वय करना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना, शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षकों एवं छात्रों में व्यवसायिक क्षमताओं का विकास करना, व्यवसायिक, वो आगे चलकर और क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार अपने क्षेत्र को, मतलब एक प्रकार से व्यवसायिक क्षमताओं का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, वो बात भी आपको ध्यान रखनी। व्यवसायिक क्षमताओं का विकास इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं आप इसको गलत न कर दें। तो मुझे तो इसका ये इंपॉर्टेंट लगता है कि व्यवसायिक क्षमताओं का विकास किया जाता है किसके अंदर? शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्यों के अंतर्गत ये चीजें आती है। शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करना भी क्या माना जाता है? इनका मुख्य रूप से उद्देश्य माना जाता है, किसका? शैक्षिक प्रबंधन का। फिर आता है प्रेम एवं सद्भावना का विकास करना। प्रेम एवं सद्भावना भी सिखाई जाती है। विद्यालय, मान लो विद्यालय के अंदर शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है, तो प्रेम एवं सद्भावना का विकास तो होगा ही, तो ये भी एक प्रकार से अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर आता है ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे शैक्षिक लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति की जा सके। किनकी? शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या आ गए? आपके शैक्षिक उद्देश्य आ गए। क्या आ गए? शैक्षिक उद्देश्य आ गए। फिर आगे देखो, फिर आगे है शैक्षिक प्रबंधन के तत्व। तत्व कौन कौन से हैं? भौतिक तत्वों का प्रबंधन, जिसके आपको पता है जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो आपको एक बार देख लो तो आपको ये चीजें आ जाएगी, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भौतिक तत्वों का प्रबंधन, यानी आप कह सकते हैं कि विद्यालय से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी? भौतिक तत्वों के अंदर शामिल आ जाएगी, जिसके अंदर विद्यालय, पुस्तकालय आता है, प्रयोगशाला आ जाती है, खेल का मैदान आ जाता है, छात्रावास आ जाता है, दृश्य श्रव्य सामग्री आ जाएगी, इसके अलावा मेज कुर्सी आदि, ये सारी की सारी किसमें आ जाएगी? भौतिक तत्व आ जाएंगे। ठीक है, इनका क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, विद्यालय होता है, विद्यालय के अंदर पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, छात्रावास, ये सारे सारे छात्रावास, जिसको क्या कहते हैं? हमने हॉस्टल भी कहते हैं। फिर आते हैं मानवीय तत्वों का प्रबंधन। मानवीय तत्व कौन कौन से हैं? तो छात्र है, सबसे पहले क्या होगा? बच्चा होगा, विद्यार्थी होगा, तो वो सबसे पहले इसके अंदर प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। छात्र होगा, शिक्षक होगा, प्रधानाचार्य या प्राचार्य होगा, एसएमसी के सदस्य होंगे, यानी कि वो अभिभावक, बच्चों के अभिभावक भी इसके अंतर्गत, ठीक है, आएंगे, ये आ गया। और एसएमसी के सदस्य, और एसएमसी के सदस्य के अंतर्गत अभिभावक भी शामिल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। विद्यालय पर्यवेक्षक भी होना चाहिए, और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो समय समय पर जांच करने भी आते हैं विद्यालय की, वो भी किसमें आ जाएंगे? मानवीय तत्वों के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। फिर देखो, फिर आता है वित्त का प्रबंधन। वित्त का प्रबंधन, शुल्क का प्रबंधन, अनुदान का प्रबंधन, कोष, सहायता, विभिन्न वित्तीय मुद्दे। तो शुल्क का आपको पता है, जो भी निजी विद्यालय हैं उनके अंदर भी शुल्क का प्रावधान होता है, तो उसके अंदर अनुदान, किससे अनुदान लिया गया है, तो उसका भी, और उन अनुदानों को कहां पर लगाया गया है, उनका प्रबंधन भी करना होता है। कोष, विद्यालय का कोष है जिसके अंदर राशि जमा की जाती है। सहायता, किसके द्वारा सहायता प्रदान की गई, ठीक है, तो वो चीजें। इनके अलावा भी और वित्तीय मुद्दे आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वित्त के प्रबंधन के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। फिर आता है कि सिद्धांतों का प्रबंधन। और सिद्धांतों का प्रबंधन क्या कहता है? अगर इनके बारे में बात करें तो कि भौतिक तत्वों, मानवीय तत्वों व वित्त के श्रेष्ठतम उपयोग हेतु प्रबंधन में विभिन्न सिद्धांतों, जैसे नियोजन करना, जैसे निरीक्षण करना, जैसे संगठन, निर्देशन आदि का प्रबंधन किया जाता है। जब इनका क्या किया जाता है? भौतिक तत्व आ जाते हैं, मानवीय तत्व आ जाते हैं, वित्त का प्रबंधन हो जाता है, तो उनका श्रेष्ठतम उपयोग किया जाता है। उन श्रेष्ठतम उपयोग हेतु विभिन्न सिद्धांत बनाए गए हैं, उन विभिन्न सिद्धांतों का क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है, जिसमें नियोजन, समय सारणी, नियोजन यानी जो प्लानिंग की जाती है, हाँ किस प्रकार से काम करना है, वो चीजें आ जाएगी। इसके अलावा निरीक्षण किया जाता है, जिसके अंतर्गत अनुशासन भी शामिल होता है। संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर निर्देशन होता है, डायरेक्टिंग बोलते हैं जिसको, का क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? यानी कि ये इन तीनों तत्वों से मिलकर क्या किया जाता है? सिद्धांतों का प्रबंधन किया जाता है। तो ये अपने आप में सिद्धांतों का प्रबंधन क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखो, फिर है शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। यहां से क्वेश्चन उठता है, वो सारे आपको इस में आपको देखने को मिलेंगे, नोट्स के अंदर आपको सब चीजें देखने को मिलेगी। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं और
मुख्य कार्य कौन से हैं, अगर इसमें लिखा है तो मुख्य कार्य कौन से, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, सहायक कार्य कौन से वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, यहां से क्वेश्चन उठता है कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से और कौन से नहीं है। अगर आपके बात पूछ लिया जाए कि हेनरी फ्योल के कार्य ने कौन कौन से कार्य बताए, लुथर गुलिक ने कौन कौन से कार्य बताए, हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत बताए, लुथर गुलिक ने कौन से सिद्धांत बताए, तो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी चीजें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर चले तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं, मुख्य कार्य। अब ये ध्यान रखना कि ये मुख्य कार्य हैं, मैंने इनको मुख्य कार्य के अंतर्गत रखा है। क्वेश्चन यहां से अगर बन सकता है तो बन सकता है कि मुख्य कार्य कौन से हैं और सहायक कार्य कौन कौन से हैं, आपको नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। पहले आता है नियोजन। सबसे पहले क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। किसी काम को करने के लिए हम जाते हैं, उतरते हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग होना आवश्यक है। अगर प्लानिंग नहीं होगी, बिना सर पैर से तो काम कभी भी नहीं किया जाता। तो सबसे पहले क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। प्रबंधन प्रक्रिया के क्रम में सबसे पहले नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन यानी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। योजना बनाना, सबसे पहले क्या बनाई जाती है, एक योजना बनाई जाती है, प्लान किया जाता है सब एक सिस्टम, उसके बाद में तैयारी स्टार्ट होती है। ठीक है, भविष्य में कौन सा कार्य कब किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण नियोजन कहलाता है। यानी सबसे पहले ये तय किया जाता है कि काम कौन कौन सा करना है और वो कौन सा काम कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। ठीक है, कौन सा कार्य कब और किसके द्वारा किया जाना है, ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। तो वो क्या कहलाती है, नियोजन कहलाता है या फिर प्लानिंग कहलाती है। आगे है संगठन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। योजना के क्रियान्वयन के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, संगठन का निर्माण किया जाता है। योजना के कार्य के लिए काम कौन करेगा, वो संगठन ही तो करेगा, संगठन मिलकर तो काम करेगा। तो उस संगठन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। पहले प्लानिंग आएगी, फिर उसका क्या किया जाता है, संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन का आशय उस संरचना से है या उस ढांचे से है जो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों द्वारा संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। संगठन का आशय उस संरचना से है जो मानवीय एवं भौतिक संसाधन, जिसके अंतर कौन कौन से संसाधन आएंगे, मानवीय व भौतिक संसाधन आएंगे। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों द्वारा संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है, क्या किया जाता है, संगठन स्थापित किया जाता है। अब शैक्षिक प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी कहलाता है कौन, संगठन, बैकबोन। अगर संगठन ही नहीं होगा तो आपकी प्लानिंग क्या रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। आपका शैक्षिक प्रबंधन या कह लो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो बैकबोन, सबसे मजबूत हड्डी या रीढ़ की हड्डी जिसको बोल सकते हैं, वो किसको बोल सकते हैं, तो संगठन को बोल सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखनी है आपको। ये हो गया आपका संगठन। आगे बात करें तो नियुक्तिकरण, जिसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग स्टाफिंग जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अब स्टाफिंग क्या होती है, अब हमें काम करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्ति वही चाहिए जो उस काम करने को लायक हो। जो भी काम करना है, जैसे गणित पढ़ानी है आपको तो गणित का टीचर चाहिए, हिंदी पढ़ानी है तो आपको हिंदी का टीचर चाहिए, आपको कोई जैसे हिस्ट्री पढ़ानी है तो हिस्ट्री का टीचर चाहिए। तो आपको वही व्यक्ति चाहिए जो जिस व्यक्ति की आपको आवश्यकता है। तो स्टाफिंग करनी है। जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति के लिए उनके अनुरूप योग्य, कुशल व अनुभवी कर्मचारियों का चयन किया जाता है। आप किसी को मुंह उठाकर हर किसी को नहीं ला सकते। इसके अंदर प्रबंधन के लिए भी एक जरूरी होती है कि आपको जो काम करना है उनके अनुरूप एक आपको कुशल व्यक्ति होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए और उसके योग्य होना चाहिए। तो वो चीजें आपको किस में करनी है, आपको नियुक्तिकरण के अंदर करनी है, जो आपके प्रबंधन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। फिर आता है निर्देशन। निर्देशन ये जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन, हाँ ये काम कौन करेगा, ये काम मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन देगा। अब देखो, उच्चस्थ अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी, यानी कि उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना। उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, और मार्गदर्शन प्रदान कर सही तरीके से कार्य करवाना ही क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। सीधी सी बात है, निर्देशन एक उच्च अधिकारी है, निम्न अधिकारी को क्या देगा, निर्देश देगा कि ये काम करना है और उसको मार्गदर्शन करेगा कि हाँ ये काम किस प्रकार से करना है, और उस बताकर उस चीज को और फिर उस कार्य को सही तरीके से करवाना ही क्या कहलाता है, आपका निर्देशन कहलाता है, डायरेक्शन कहलाता है। फिर देखो समन्वय, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, किसको नियंत्रण बोलते हैं, किसको संगठन बोलते हैं, संगठन
ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन समन्वय को बोलते हैं, नियंत्रण कंट्रोल को बोलते हैं, योजना को प्लानिंग बोलते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड हैं और इंग्लिश के वर्ड आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हिंदी के अंदर क्या होता है, कई बार थोड़े से टफ शब्द आपको देखने को मिलते हैं, समन्वय के जगह आपको मेलजोल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां पे तो समन्वय था लेकिन यहाँ पर मेलजोल लिखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर इंग्लिश के अंदर आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, वहां पर इंग्लिश के अंदर आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। संस्था के सभी कार्यों में तालमेल स्थापित करके निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना समन्वय कहलाता है। वो मानवीय संसाधन क्या करते हैं, एक प्रकार से मानवीय भौतिक संसाधनों का तालमेल स्थापित किया जाता है। उस तालमेल स्थापित करके फिर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी लक्ष्यों की मतलब उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए काम करना कहलाता है समन्वय कहलाता है। फिर नियंत्रण, नियंत्रण जिसको बोलते हैं कंट्रोल, नियंत्रण के माध्यम से कार्य को निर्धारित उद्देश्य की तरफ मोड़ा जा सकता है या उसमें सुधार किया जा सकता है। कंट्रोल, कंट्रोल करता है, एक व्यक्ति है जो क्या करता है, सबसे आपका जो हेड होता है, जो उच्च अधिकारी होता है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है चीजें। जैसे कि जब हम काम कर रहे हैं, जब हमने प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य निर्धारित कर लिए कि हाँ सबसे पहले ये करना है, प्लानिंग की गई, फिर संगठन तैयार किया गया, ठीक है, समन्वय किया गया, स्टाफिंग की गई, तो वो सारी चीजें की गई, फिर आता है, फिर सब बाद में आता है नियंत्रण, फिर एक मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन के बाद नियंत्रण किया जाता है। मूल्यांकन इसलिए होता है कि आप पहले देखो कि काम कितना किया गया है, किस प्रकार किया गया है, काम अच्छा किया गया है या बुरा किया गया है, वो चीजें सारी उसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद में कंट्रोल, यानी कि आपके हाथ में है वो काम को और न बिगड़े, उससे पहले क्या किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है एक प्रकार से। वो चीजें आगे, ठीक है, आगे और समझ में आएगा। आगे देखो, आगे है सहायक कार्य। ये सहायक कार्य कौन कौन से, वो देखो आप। पहले तो वो मुख्य कार्य थे, मुख्य कार्य कौन कौन से थे, एक बार और देख लो दोबारा। नियोजन, प्लानिंग, संगठन, प्लानिंग, संगठन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं नियुक्तिकरण और निर्देशन, और उसके बाद है समन्वय जिसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं और कंट्रोल बोलते हैं। ये 6 काम क्या है, मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर देखो, फिर है सहायक कार्य जिसके अंतर्गत आपके आते हैं अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के बारे में अगर आपको बात बताऊं, ये सहायक कार्य के अंतर्गत आता है अभिप्रेरणा, न कि मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना। क्यों बिठा लेना, क्योंकि एक चीज देखी थी मैंने कि अगर आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अगर आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आपके पास अगर लक्ष्य नहीं हो, मोटिवेशन नहीं हो, लक्ष्य भी नहीं हो और मोटिवेशन भी नहीं हो, इसके अलावा अगर आपके पास टैलेंट भी नहीं है, ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है, तो भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, कि आपके पास अनुशासन होना चाहिए। अगर आप अनुशासन से पढ़ रहे हो तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। आपके पास निरंतरता है, यानी आपके पास रेगुलरिटी है, तो भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। और आपके पास एक जुनून है, आपके पास क्या है, एक जुनून है, वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है, या फिर कह सकते हैं सनक है आपको उस चीज को प्राप्त करने की, तो आप क्या कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि मोटिवेशन, टैलेंट, लक ये तो प्राइमरी नहीं है, ये तो सेकेंडरी है। ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। अभिप्रेरणा तो बाद के बातें हैं, पहले आपके अंदर ये चीजें तो हो, अनुशासन तो हो, निरंतरता तो हो, जुनून तो हो किसी चीज को, लक्ष्य को पाने के लिए। इस कारण से कह रहा हूं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या है, सहायक कार्य के अंतर्गत आते हैं जो मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। और अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है, प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। ये बात हो गई। फिर आते हैं नवाचार। नवाचार जिसको बोलते हैं इनोवेशन, प्राचीन कार्य पद्धतियों से हटकर या उनमें नवीन कार्य पद्धतियों को शामिल करना या अपनाना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। नवाचार वो होता है जिसके अंदर हम जो काम चला आ रहा है उसके अंदर कुछ नई चीजें ऐड करना, वो क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। या फिर पुरानी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आज के समय में काम की बिल्कुल नहीं है, उनको हटा दो और उनको हटाकर नई चीजें वहां पर लाकर स्थापित कर दो, वो क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। नवाचार संस्था को प्रगतिशील बनाए रखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। एक प्रकार से उसको प्रगतिशील बनाए रखने में सहायता प्रदान करने वाला वर्ड आएगा आपका नवाचार आएगा, इनोवेशन आएगा। वो क्या करता है, नवीन कार्य पद्धतियों के अंदर नई मतलब पुरानी कार्य पद्धतियों के अंदर नई जो कार्य पद्धतियां हैं उनको शामिल किया जाता है,
तो क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। फिर बात करते हैं निर्णय लेना, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। निर्णय लेना किस में आता है, प्लानिंग में आता है। प्लानिंग के अंतर्गत क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, क्योंकि प्लानिंग के बाद निर्णय नहीं लिया जाता, पहले लिया जाता है, या फिर निर्णय कब लिया जाता है, नियंत्रण के समय लिया जाता है। तो यह है निर्णय लेना, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय लेना है, यह प्रबंधन का भविष्य है। जैसे ये बात कर लो, जब भी अगर हम बात करें निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आप एक बात कर सकते हो, जैसे अपने पढ़ते हैं साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे वो कौन सा, कुसमायोजन की प्रवृत्ति, द्वंद्व, वो तो कुसमायोजन की प्रवृत्ति की, इसके अंदर तो आपको संयोजन बिठाना है। अब बात करें डिसीजन मेकिंग, निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, बताता हूं। आपके पास विकल्प है, मौजूद है, और उन विकल्पों में से ही आपको एक निर्णय लेना है, तो वो द्वंद्व कहलाता है या संघर्ष कहलाता है। कुसमायोजन में आपको पता है, तो वो क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। तो आपको निर्णय लेना है। निर्णय किस प्रकार का लेना है, प्रबंधन के अंदर कई विकल्प होते हैं, किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए, कौन सा काम किया जाना चाहिए, वे सारे विकल्प आपके सामने रख दिए जाते हैं। तो उसके बाद में आपके क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो डिसीजन मेकिंग यानी कि अगर आप जॉब में लगे हो, अच्छी जॉब में लगे हो, फर्स्ट ग्रेड जॉब लगी है आपकी, और आपको शादी के लिए लड़की देखनी है, तो आपके पास एक तरफ तो होंगे कि सर्विस लगी हुई लड़की है, और एक तरफ आपकी मतलब सुंदर, देखने में बहुत सुंदर लड़की है। तो जब आप निर्णय लेने लगोगे कि मैं किस लड़की से शादी करूं, तो उसके अंदर आपका ये क्या होता है, वे विकल्प होते हैं आपके सामने, और उनमें से आपको एक निर्णय लेना होता है कि आप एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहते हो, या फिर एक आप जो जॉब है साथ में, जो आपके साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी, उससे शादी करना चाहते हो। तो वो किस में आएगा, आपका निर्णय लेने से संबंधित आएगा। वो निर्णय किसका होगा, वो निर्णय आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है संप्रेषण। इसके अलावा निर्णय को क्या कहा जाता है, भविष्य कहा जाता है। भविष्य इसलिए कहा जाता है कि भविष्य में आपके साथ क्या घटित होने वाला, वो इस पर ही डिपेंड करता है आपके। ठीक है। फिर संप्रेषण, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों या संवेगों के परस्पर आदान प्रदान से है। प्रबंधन के क्षेत्र के संप्रेषण नाड़ी तंत्र कहलाता है। प्रबंधन के क्षेत्र के संप्रेषण क्या कहलाते हैं, नाड़ी तंत्र कहलाता है। नाड़ी तंत्र भी क्या करता है, एक प्रकार से पूरे शरीर के अंदर जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे पर क्या करता है, रक्त संचार करता है। उसी प्रकार से संप्रेषण क्या करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। किन के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य करता है, जिसके अंदर तथ्य आ जाएंगे, विचार आ जाएंगे, अनुमान आ जाएंगे, संवेग आ जाएंगे। वो सारे क्या करता है, आदान प्रदान करता है, या सूचनाएं प्रदान करता है। वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, संप्रेषण आ जाएंगे। और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, नाड़ी तंत्र कहा जाता है। नाड़ी तंत्र क्या करता है, रक्त संचार करता है। फिर देखो, फिर आता है बजट बनाना। फिर आता है आपका बजट बनाना, बजटिंग। तो इसके अंतर्गत संस्था का वित्तीय लेखा जोखा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बजटिंग भी क्या है, आपका सहायक कार्य के अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी कार्य मतलब कार्य के अंदर आएगा। फिर आता है मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब ये क्या करता है कि कार्य समाप्ति के बाद, क्या लिखा है, कार्य समाप्ति के बाद यह जानना कि कार्य निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हुआ है या नहीं, यही मूल्यांकन है। जब कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है कि कार्य सफल हुआ है या नहीं। अगर सफल हुआ है तो वो किस हद तक सफल हुआ है, इस बारे में जानकारी प्रदान कौन करता है, तो मूल्यांकन करता है। और यही क्या मूल्यांकन है, श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति के लिए निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो कार्य के बीच में भी उसकी निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। अगर मूल्यांकन में कहीं ना कहीं मतलब पता चलता है कि काम में कमी है, तो उस पर कंट्रोल करके क्या किया जाता है, उसमें सुधार भी किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, आगे है आपके प्रबंधन के क्षेत्र में सिद्धांत। किस किस के सिद्धांत आएंगे आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का योगदान किस प्रकार का है और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा उठ जाएगा। और सीधा सीधा उठ जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन तो यही उठ जाएगा कि हेनरी फ्योल का योगदान है। और हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 5 महत्वपूर्ण कार्य माने हैं। कितने माने हैं, 5 महत्वपूर्ण कार्य माने हैं। तो क्वेश्चन पहला यहीं से उठ जाता है कि कितने माने हैं काम, तो 5 माने हैं, जिसे संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है, POCCC कहा जाता है। मैं तो सीधा सा कहता हूं कि इसको आप कर लो, हेनरी को फेल बना दो, कि हेनरी को कर दो फेल, कि तुम तो फेल आदमी था। तो इस कारण से 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 काम। कितने काम हो गए, 5 काम हो गए। अब आपको लुथर गुलिक में और हेनरी फ्योल में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हेनरी फेल, तो हेनरी तो फेल था, तो इसलिए कितने काम छोड़ के गया पीछे, 5 काम छोड़ के गया। जिसके अंदर
पी और ट्रिपल सी आता है, तो जिसके अंदर पी को बोला जाता है प्लानिंग और को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन, सी को कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। तो आपको ये ध्यान रखना है ट्रिपल सी जरूर है, ट्रिपल सी जरूर है, लेकिन पहला सी, दूसरा सी और तीसरा सी क्या क्या कह रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर संगठन तैयार किया जाता है, फिर आदेश दिया जाता है जिसको कमांड बोलते हैं, फिर समन्वय, कोऑर्डिनेशन, फिर नियंत्रण। आपको यह ध्यान रखना है पहले सी का मतलब होता है कमांड, फिर दूसरे का कोऑर्डिनेशन, तीसरे का कंट्रोल। तो आपको इधर तो ध्यान देना ही नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि कमांड को आदेश बोलते हैं, या समादेश भी बोल सकते हैं, समन्वय भी बोल सकते हैं, नियंत्रण बोल सकते हैं। ठीक है, कमांड, कोऑर्डिनेशन को समन्वय, कंट्रोल को नियंत्रण। आपको इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान देना है तो कमांड पे देना है, कोऑर्डिनेशन पे देना है और कंट्रोल पे देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपको वहां पे इन नामों के आधार पर ही आपको वहां पे पहचान की जानी। पहले कौन सा आएगा? तो कमांड आएगा, बीच में कोऑर्डिनेशन दोनों का क्या कर रहा है? समन्वय कर रहा है, तो वो बीच में आ जाएगा। समन्वय करने वाली चीजें क्या कर रही है? मेलजोल कर रही है, तालमेल कर रही है, तो वो बीच में आ जाएगी। सबसे अंत में कंट्रोल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे अंत में क्या होता है? कंट्रोल होता है। और पहले कमांड, पहले आदेश दिया जाएगा, फिर उसको समन्वय किया जाएगा, फिर सबसे अंत में नियंत्रण किया जाएगा। तो पहले तो आपको पता है प्लानिंग है और ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आगे क्या है, फिर है हेनरी फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए? अगर ये बात की जाए तो बताओ आप जल्दी से, कितने दिए थे? तो वो दिए थे आपके 14 सिद्धांत। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए? तो ये क्वेश्चन बनता है आपका सीधा सा कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। फ्रांस के उद्योगपति व इंजीनियर हेनरी फ्योल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रखना भाई, पुस्तक का नाम याद रखना, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये आपका हिंदी में भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इन सिद्धांतों को प्रशासन का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रशासन के सिद्धांत भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि हेनरी फ्योल के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? प्रशासन के सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सी बुक में है? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंतर्गत है। कितने हैं? 14 सिद्धांत है और प्रशासन का सिद्धांत कहा जाता है। और हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल को कहा जाता है। अब बात करें आगे, तो ये 14 सिद्धांत कौन कौन से? ये आपके 14 सिद्धांत है, एक एक याद कर लेना। आपको सीधा का सीधा पेपर के अंदर दिखेगा, छपेगा ये क्वेश्चन। क्या होगा? छपेगा ये क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट कर लो, इस जो आपका ये डायग्राम है, ये 14 सिद्धांत है, इनको इंपॉर्टेंट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, रट लो इनको। तो ये 14 सिद्धांत आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा। पहला है कार्य विभाजन, जिसको विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। कार्य का विभाजन भी बोल सकते हैं, श्रम का विभाजन भी बोल सकते हैं, काम का विभाजन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला कौन सा आ जाएगा? आपका कार्य विभाजन आ जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा आ जाएगा? कार्य विभाजन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। पहले को किसको? कार्य विभाजन को। विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो विशिष्टीकरण का सिद्धांत इसको कहा जाता है। फिर है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या होता है? अधिकार दिया गया है तो उसके साथ साथ उसको उत्तरदायित्व भी देना पड़ेगा। जब हम किसी संगठन में काम करते हैं, जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, मतलब एक प्रकार से अधिकार दिया जाता है कि तू ये काम करवाएगा, तो काम तो करवाएगा, साथ साथ में उसके उत्तरदायित्व भी साथ में दिए जाने चाहिए। केवल अकेला अधिकार देने से पार नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब यही है। फिर अनुशासन। अनुशासन के बिना तो काम संभव ही नहीं है, प्रबंधन संभव ही नहीं है। अनुशासन के बिना क्या हो जाएगी कि प्रबंधन हितकारी नहीं होगा, अहितकारी हो जाएगा। ठीक है, फिर आदेश की एकता। आदेश की एकता और निर्देश की एकता, इनके अंदर थोड़ा सा ये फर्क है कि आदेश की एकता ये कहती है कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए। अगर हम किसी संगठन में काम करते हैं और एक व्यक्ति के बहुत सारे बॉस हों, एक व्यक्ति के अगर बहुत सारे बॉस हों, तो वो क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस कारण से एक व्यक्ति को एक व्यक्ति ही आदेश दे सकता है, तो वो कहलाती है आपकी आदेश, जो आदेश की एकता। फिर आती है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता वो होती है जिसके अंतर्गत बात करें तो अपने जैसे काम है, संगठन पूरा है, संगठन के अंतर्गत अलग अलग काम होते हैं, लेकिन एक ही प्रकार का कार्य, एक प्रकार मतलब अलग अलग काम तो हो गए, जैसे 10 से 15 काम है,
और 10 से 15 कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन उन 10 से 15 कर्मचारी को एक तरीके का एक व्यक्ति काम देना चाहिए, यानी कि एक जैसे लक्ष्य वाला काम तो एक व्यक्ति को देना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति को 2 या 3 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं देने चाहिए, एक व्यक्ति को एक जैसे काम देना चाहिए, एक ही चीज से संबंधित काम देना चाहिए, यानी एक लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित काम ही देना चाहिए। तो वो हो जाएगा आपका निर्देश की एकता। फिर आता है व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामान्य हित को महत्व, यानी सामान्य हित को महत्व देना है, खुद से ज्यादा किसको देना है, संस्था को महत्व देना है, संस्था में काम करने वाले लोगों को महत्व देना अनिवार्य है, न कि खुद को महत्व देना अनिवार्य होगा। फिर आता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक आवश्यक है, जब भी आपके संगठन या संस्था के अंदर जब भी कोई लोग व्यक्ति काम करता है, कर्मचारी काम करता है, तो उसको पारिश्रमिक देना आवश्यक है, जैसे वेतन। पारिश्रमिक का मतलब भी क्या होता है, वेतन होता है। पैसा उतना देना जाना चाहिए जितना उसने काम किया है। कह सकते हैं कि उचित व न्याय संगत पारिश्रमिक देना चाहिए, जिससे न तो काम करने वाले को नुकसान हो, न ही उस मालिक को नुकसान हो जो काम करवा रहा है। तो दोनों को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, दोनों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, एक प्रकार से इतना पारिश्रमिक होना चाहिए। फिर होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है, संस्थाएं, अब संस्था के अंतर्गत केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण हो, ये पाया जाता है, ये दोनों पाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें छोटी संस्था हो तो वहां तो केंद्रीकरण पाया जाएगा। अगर संस्थाएं बड़ी हो और उनके जो ब्रांच है वो अलग अलग जगह पर बंटी हुई हो, जैसे हेड ऑफिस जयपुर में है, जयपुर के अलावा तो अन्य ऑफिस है जैसे बीकानेर, हर जिले के अंदर अन्य हो, लेकिन उनके अंदर तो पाया जाएगा विकेंद्रीकरण, क्योंकि वो संस्था फैली हुई है, फैली हुई संस्था के अंदर विकेंद्रीकरण पाया जाएगा, यानी कि वहां पर अलग अलग व्यक्तियों को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण, ये किसमें पाया जाएगा, हेनरी फ्योल के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। फिर आएगा स्केलर श्रृंखला या सोपान श्रृंखला, इसको पद सोपान श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पद सोपान श्रृंखला भी कहते हैं, पद सोपान श्रृंखला भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, स्केलर श्रृंखला क्या है, स्केलर श्रृंखला क्या है, ये आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं कि स्केलर श्रृंखला वो होती है जिसके अंतर्गत अगर बात करें, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि इसको बोला जाता है, एक तो बोला जाता है फ्यूल्स पुल। क्या बोला जाता है इसको, स्केलर श्रृंखला को बोला जाता है फ्यूल्स पुल, फ्यूल्स ब्रिज बोला जाता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार का संगठन है, यहां पे उच्च अधिकारी है, फिर उसके बाद निम्न अधिकारी, फिर उसके नीचे निम्न अधिकारी, फिर निम्न अधिकारी, इनके इसके नीचे निम्न, फिर ठीक है। यानी ये क्या है, ये ए है, एक उच्च अधिकारी है, फिर बी निम्न है, सी है, डी है या ई है, इधर एक्स क्या कह सकते हैं, हाँ एक सेकेंड WXYZ, यानी ये अधिकारी है। ए क्या है, सर्वोच्च यानी उच्च अधिकारी है, सबसे ऊपरी ऊपर है। उसके नीचे बी काम करता है, बी के नीचे सी काम करता है, सी के नीचे डी काम करता है, डी के नीचे ई काम करता है। ये फ्यूल्स पुल माना गया एक प्रकार से, इस प्रकार से। यानी अगर ई को जेड से काम है तो उसको इस तरफ से गुजर कर आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ से गुजर कर आना पड़ेगा, यानी कि ये एक पुल है, पुल से गुजर कर आना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका फ्यूल्स पुल कहेगा, ठीक है। तो इस तरफ से अगर आपको गुजर कर आना पड़ेगा तो कार्य में क्या होगी, देरी होगी। देरी होना क्या है, स्वाभाविक है, जिसको बोलते हैं अपने लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही इसका सबसे बड़ा दोष है। उस दोष को दूर करने के लिए एक इसने क्या दिया था, एक इसने दिया था गैंग प्लांक, गैंग प्लांक दिया था। क्या दिया था, गैंग प्लांक दिया था। सेकेंड, इसको दूर करने के लिए क्या दिया था, एक नाम दिया था गैंग प्लांक, सुझाव दिया था। तो गैंग प्लांक क्या कहता है, जब काम किसको पड़े, जब काम पड़े ई को, या कह सकते हैं डी को वाई से काम है, डी को किससे काम है, वाई को काम है, तो वो पहले सी से अनुमति ले, बी से अनुमति ले, फिर ए से अनुमति ले, ए डब्ल्यू से पूछे, एक्स से पूछे, फिर वाई तक पहुंचे। तो वो क्या हो जाएगी, एक बहुत काम में देरी हो जाएगी, वो लाल फीताशाही कहलाती है। अब इसको दूर करने के लिए गैंग प्लांक सुझाव दिया कि डी को केवल सी से अनुमति लेनी पड़ेगी, और सी सीधा किससे बात करेगा, वाई से बात करेगा, और वाई किससे अनुमति लेगा, वाई केवल सीधा एक्स से अनुमति लेगा। तो ये क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए एक जो सुझाया गया है, गैंग प्लांक सुझाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है व्यवस्था। अब इसके अंदर व्यवस्था,
भी होनी जरूरी है। क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? आपको भौतिक व्यवस्था होनी चाहिए और सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। भौतिक व्यवस्था किसी काम के लिए एक विशेष स्थान क्या किया जाना चाहिए? निर्धारित होना चाहिए, विशेष स्थान निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा और विशेष स्थान पर क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति भी निर्धारित होना चाहिए और उस व्यक्ति पर ठीक है, व्यक्ति भी निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है समता, यानी किसी प्रकार का पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आ जाएगी समता से संबंधित। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, तभी वो मन लगाकर कार्य करेंगे। अगर आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अगर कर्मचारियों को लेकर आ रही हैं तो मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो वो आपका प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती। पहल, छोटा सा छोटा व्यक्ति भी अगर वो आपके हित के अंदर या संस्था के हित के अंदर सोच रहा है और आपके पास विचार रख रहा है तो उसको एक प्रकार से शाबाशी देनी चाहिए, उसकी पहल को सराहना, उसकी पहल की क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में सोचने विचारने की शक्ति भी होती है, ये बात भी कहता है। फिर आती है सहयोग की भावना। तो प्रत्येक मतलब सहयोग की भावना, संगठन के अंदर प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग की भावना भी आवश्यक होती है, क्योंकि ये संगठन की शक्ति के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है अपना। फिर है लुथर गुलिक का योगदान। लुथर गुलिक क्या कहता है? अगर इसकी बात करें तो लुथर गुलिक ने लुथर गुलिक व एल उर्विक, 2 नाम है यहाँ पे, ठीक है, ने 1937 में संपादित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको ठीक है हिंदी में लिखा है कि पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के में प्रबंधन का विश्लेषण किया है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? तो वो इंपॉर्टेंट कर लेना। लुथर गुलिक व एल उर्विक दोनों ने मिलकर लिखी है। उस बुक का नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधन का विश्लेषण किया। तो इन्होंने 7 महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कर पोस्ट कोर्ब की अवधारणा प्रस्तुत की है। किसने की है? तो लुथर गुलिक व एल उर्विक ने की है। किसने की है? लुथर गुलिक व एल उर्विक दोनों ने मिलकर क्या की है? इस अवधारणा को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर कितने कार्य महत्वपूर्ण है? तो इसके अंदर 7 महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके किस नाम से किया है? पोस्ट कोर्ब नाम से आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसको बोलते हैं, पहला है पी, जिसको बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं? प्लानिंग। आपको यहां पर देखने पर 8 मिल सकते हैं, लेकिन आपको को क्या रखना है? एक साथ रखना है, ठीक है, प्लानिंग। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं संगठन। फिर है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, जिसके अंदर मैंने आपके महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत करवाया था। फिर है डायरेक्टिंग, जिसको बोलते हैं निर्देशन। क्या बोलते हैं? निर्देशन बोलते हैं। फिर है कोऑर्डिनेशन, जिसको कोऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं या फिर समन्वय। सीओ क्या आएगा? साथ में आएगा, ठीक है। फिर आता है रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन तैयार करना। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन तैयार करना, लेकिन आप इंग्लिश में याद रख लेना, रिपोर्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है बजटिंग। क्या बोलते हैं इसको? बजटिंग। तो बजट निर्माण आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? बजट निर्माण आ जाएगा। तो ये 7 महत्वपूर्ण कार्य हैं, सातों के सातों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको एक भी यहाँ पे चुकना नहीं चाहिए। प्लानिंग आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका स्टाफिंग आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, रिपोर्टिंग आ जाएगा और बजटिंग आ जाएगा। फिर बात करते हैं लुथर गुलिक ने प्रबंधन के 10 सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फ्योल ने तो कितने बताए थे? 14 सिद्धांत बताए थे, लेकिन लुथर गुलिक ने कितने बताए हैं? 10 सिद्धांत बताए हैं। 10 सिद्धांत कौन कौन से बताए हैं? कार्य विभाजन, जो श्रम का विभाजन, जिसके अंदर हेनरी फ्योल ने भी बताया था, जिसको विशिष्टीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। विभागीय संगठनों का आधार इसमें बताया, विभागीय संगठनों का आधार भी बताया था, और गुलिक ने इसमें 4 आधार बताए थे। विभागीय संगठनों का आधार, जिसके अंदर 4 आधार बताए हैं, और 4 आधार कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और उन 4 आधारों को क्या कहा गया है? 4P कहा गया है। 4P कहा गया है, जिसको 4P के अंतर्गत कौन कौन से? पर्पज आते हैं, प्रोसेस आते हैं, पर्सन आते हैं और प्लेस आते हैं। तो ये चारों के चारों आधार क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जिसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। पर्पज को उद्देश्य बोलते हैं, प्रोसेस को प्रक्रिया बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। पर्सन, जिसको पर्सन व्यक्ति, और प्लेस स्थान या क्षेत्र से संबंधित है। तो ये 4P कौन कौन से? प्रोसेस, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, ये 4P है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है पद सोपान द्वारा समन्वय। पद सोपान द्वारा समन्वय वो स्केलर श्रृंखला वाला सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने वो बताया था, गैंगप्लांक वाला बुझाया था। तो इसके अंदर भी इन्होंने पद सोपान द्वारा क्या किया गया है? समन्वय किया गया है, ठीक है। सचेत समन्वय भी है इसके अंदर, समितियों द्वारा समन्वय भी है। सचेत समन्वय और समितियों द्वारा समन्वय भी इसके अंतर्गत आता है, वो भी ध्यान रखना। इसके अंदर विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मैंने अभी बताया था कौन कौन सी चीजें होती है। फिर आदेश की एकता है, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति द्वारा आदेश मिलना चाहिए। सूत्र एवं स्टाफ होना चाहिए, स्टाफिंग की बात की जा रही है इसके अंदर, स्टाफ नियुक्तिकरण की बात की जा रही है, प्रत्यायोजन की बात की जा रही है, और नियंत्रण का क्षेत्र होना चाहिए। नियंत्रण का क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि नियंत्रण का क्षेत्र, यहाँ पे लुथर गुलिक के सिद्धांत में आपको नियंत्रण का क्षेत्र मिलेगा, लेकिन
आपको हेनरी फ्योल के सिद्धांत में नियंत्रण का क्षेत्र से संबंधित कुछ भी चीजें आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये चीजें आपकी क्लियर? कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, चिंता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना यहां तक तो ठीक है। फिर आता है उर्विक। उर्विक ने 8 सिद्धांत बताए हैं, वो कौन कौन से हैं अगर बात करें तो मुझे तो मुख्य रूप से तो आपके हेनरी फ्योल और लुथर गुलिक के सिद्धांत लगते हैं, लेकिन अगर आपको एक और याद करना है तो उर्विक की याद कर सकते हो, जिसके नियंत्रण का क्षेत्र एल उर्विक और आपका किसमें? लुथर गुलिक में देखने को मिलेगा। उद्देश्य का सिद्धांत है, स्केलर श्रृंखला आपको सब में देखने को मिलेगी। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उत्तरदायित्व होना चाहिए अधिकारों के साथ साथ, बताया था। समानता का अधिकार, समानता होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव, पक्षपात रहित, पक्षपात नहीं होना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। परिभाषा का सिद्धांत मैंने बताया था कि उर्विक से संबंधित अगर आपकी चीज आ जाए तो परिभाषा का सिद्धांत से संबंधित आ जाएगा। फिर आता है विशिष्टीकरण का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कार्य का विभाजन या श्रम का विभाजन भी जिसको बोल सकते हैं। ये कौन सा आ जाएगा? विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये सारे के सारे 8 के 8 सिद्धांत क्या है आपके? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 14, 10, 8, 14 किसने दिए? हेनरी फ्योल ने दिए। 10 किसने दिए थे? आपके लुथर गुलिक ने दिए थे। और 8 सिद्धांत दिए आपके एल उर्विक ने दिए हैं। फिर बात करें आगे तो आगे बात करें मुन्ने व रेले के सिद्धांत। मुन्ने ने 1931 इन्होंने 1931 में अपनी पुस्तक ऑनवर्ड इंडस्ट्री, ठीक है, ऑनवर्ड इंडस्ट्री हिंदी में भी लिखा है, में 4 सिद्धांत बताए हैं। किसने बताए हैं? मुन्ने व रेले ने बताया था। 1, 2, 3, ये 4, 4 सिद्धांत हो गए इनके पूरे, मुन्ने व रेले के, ठीक है। तो कार्यात्मक विभेदीकरण आ गया जो, ठीक है, कार्यात्मक विभेदीकरण आ गया, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं श्रम का विभाजन, वही चीजें हैं, श्रम का विभाजन, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, काम का विभाजन, कार्य का विभाजन, समन्वय करना ही होता है। स्केलर प्रक्रिया होगी जिसके पद सोपान वाला सिस्टम आ जाएगा सारा। सूत्र एवं स्टाफ से संबंधित चीजें आ जाएगी। नियम एवं स्टाफिंग जो आपका होना चाहिए, स्टाफिंग जिसके अंदर नियुक्तिकरण, किन किन कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और वो योग्य व कुशल आपके कर्मचारी होने चाहिए, वो ये है मुन्ने व रेले के सिद्धांत। इनकी एक जो पुस्तक है वो कौन सी है? ऑनवर्ड इंडस्ट्री है। किन की है? तो मुन्ने व रेले की है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे देखो महत्वपूर्ण बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित इंपॉर्टेंट कर लेना ये चीजें, क्योंकि ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। कोठारी आयोग क्या कहता है? कोठारी आयोग कहता है 1964 से 66 भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परिभाषा सीधी सीधी पूछी जाती है कि भारत का भविष्य कहां पर निर्मित हो रहा है, तो उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। ये 3 नाम है, F.W. टेलर। 3 नाम नहीं, नाम एक ही है लेकिन ये 3 शब्दों में बंटा हुआ है। फ्रेडरिक विस्लो टेलर, F.W. टेलर जिसको बोलते हैं। प्रबंधन गुरु किसको कहा गया है? पीटर एफ ड्रेकर को कहा गया है। प्रबंधन गुरु कहा गया है ड्रेकर को। प्रबंधन गुरु किसको कहा गया है? ड्रेकर को कहा गया है। आधुनिक प्रबंधन का पिता कहा गया है फ्यूल को, ठीक है। आधुनिक क्या है? फ्यूल उड़ाते हैं, तो फ्यूल और आधुनिक तो कौन हो जाएगा? हेनरी फ्योल हो जाएगा आपका। फिर है प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। सिद्धांत सबसे पहले किसने दिए थे? तो हेनरी फ्योल ने दिए थे। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे सबसे पहले? तो 14 सिद्धांत दिए थे, आपको पता होना चाहिए। और बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो। फिर है आपका भारत में प्रबंधन के जनक। भारत में प्रबंधन के जनक की बात की जाए तो अरिंदम चौधरी है। कौन है? अरिंदम चौधरी है। संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो प्रबंधन को कहा जाता है। संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? प्रबंधन को कहा जाता है। यानी यहां से क्या होता है? स्टार्ट होता है प्रबंधन, ठीक है। फिर है शैक्षिक प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी, आपको पता होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, अगर संगठन ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो जो रीढ़ की हड्डी किसको कहा गया प्रबंधन की? तो वो कहा गया संगठन को कहा गया। प्रबंधन का सार क्या है? समन्वय, यानी कि मिलजुल कर काम करना ही क्या कहलाएगा? आपका प्रबंधन का सार कहलाएगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रबंधन का कुल मिलाकर सार क्या निकलेगा? कि मिलजुल कर काम करो। विद्यालय का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? प्रधानाध्यापक को कहा जाता है, यानी कि वहीं से सोच क्या होती है? शुरू होती है। इस कारण से विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहा जाता है शिक्षक, यानी कि प्रधानाध्यापक और छात्रों के बीच की कड़ी कौन होता है? तो शिक्षक होता है। विद्यालय का स्पार्क प्लग किसको कहा जाता है? तो समय सारणी को कहा जाता है। और विद्यालय का हृदय किसको कहा जाता है? तो पुस्तकालय को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आपको पुस्तकें देखने को मिलती है। इस कारण से तो ये चीजें आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो गई। ये आपकी पहली क्लास क्या होती है? वैसे जो मैटर है वो वैसे कंप्लीट होता है, लेकिन आगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन है वो जैसे एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे हुबहू, और पिछले एग्जाम के अंदर आपको आए हुए हैं। मैंने ये भी देखा है कि जितने भी क्वेश्चन ये आपको आएंगे यहां पे दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रिपीट का मतलब ये हुआ है कि
ए पर कुछ और दे दिया नाम, सी पर कुछ और दे दिया, ई पर कुछ दे दिया, मतलब 2-3 तो आपको सेम नाम मिलेंगे, 2-3 आपको चेंज करके दे देंगे। तो इस प्रकार के अगर नाम आपको देखने को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इन क्वेश्चनों से पता चल जाएगा कि आपको याद क्या करना है, आपको पढ़ना क्या है, आपको किन चीजों पर फोकस करना है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो, फिर है प्रबंधन के सिद्धांत। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए। हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे? हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे? तो ये चीजें हैं। तो हेनरी फ्योल के द्वारा कौन कौन से सुझाए गए थे? अगर आपने 14 सिद्धांतों को उनको ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा। तो कौन कौन से हैं? पारिश्रमिक है, श्रम का विभाजन है, नियंत्रण का विभाजन है, अनुशासन है, या फिर आदेश और आदेश की एकता है। तो नीचे विकल्प दिए गए ए सी सी, ए बी सी और ए बी बी डी ई। तो आपको पता है पारिश्रमिक का सिद्धांत दिया था, पारिश्रमिक न्याय संगत होना चाहिए, श्रम का विभाजन जिसको विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं या फिर कार्य विभाजन भी कहते हैं, नियंत्रण का विभाजन इसके अंतर्गत नहीं था, नियंत्रण का विभाजन नियंत्रण का विस्तार कह सकते हैं, विस्तारीय विभाजन किससे संबंधित है? तो एल उर्विक और आपका दिया था किसने? लुथर गुलिक ने दिया था। तो किसने दिया था? गुलिक व उर्विक ने दिया था नियंत्रण का विभाजन, इसने हेनरी फ्योल ने नहीं दिया था। अनुशासन बिल्कुल है, अनुशासन की आवश्यकता होती है, आदेश की एकता, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति द्वारा ही आदेश मिलना चाहिए। तो ए, बी और डी और ई, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। फिर देखो, फिर है लुथर गुलिक द्वारा लुथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोरब में डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। डी का अर्थ क्या है वो बताना है। तो क्या होगा जल्दी से बताओ? वितरण, विकासशील, समन्वय, निर्देशन। डी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? निर्देशन बोलते हैं। ये हिंदी के अंदर है, लेकिन आपको वहां पर इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी। ठीक है, तो निर्देशन आ जाएगा। वितरण, विकासशील, समन्वय, ये चीजें नहीं आएगी, आपको निर्देशन देखना पड़ेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये आपके 7 काम है। किनके हैं? लुथर गुलिक के हैं। फिर आगे देखो, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? प्रबंधन की विशेषता क्या है? प्रबंधन की विशेषताएं आपको याद रखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य परक होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, सत्तात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, लक्ष्य परक, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, और सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित बिल्कुल होती है। सत्तात्मक व्यवस्था होती है, यानी कि एक व्यक्ति क्या करता है, उन पर नियंत्रण रखता है, तो सत्तात्मक व्यवस्था अपने आप में होगी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रबंधन की क्या होती है? विशेषता होती है। तो ये चारों की चारों आपको विशेषता देखने को मिलेगी। तो ये चारों की चारों किसमें है? तो ए बी सी डी ए के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपको ये भी कहने का आशय है कि आपको प्रकृति विशेषता ध्यान में रखनी है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? मुख्य तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? नियोजन, संगठन, समन्वय या ध्रुवीकरण। तो आपको ये बताना है कि शैक्षिक प्रबंधन के काम कौन कौन से है और कौन सा इनका मुख्य तत्व, कौन सा नहीं है और है। नियोजन, संगठन, समन्वय। नियोजन प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुवीकरण नाम का कोई भी आपको तत्व देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रबंधन में पोस्ट कार्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है पोस्ट कार्ब को लुथर गुलिक ये नाम चलता है, बार बार चलता है, लेकिन इनके साथ एक व्यक्ति और था। वो कौन था? तो हेनरी फ्योल ने तो कौन सा दिया था? PO ट्रिपल सी वाला दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना, PO ट्रिपल सी वाला आ जाए तो किसका हो जाएगा? हेनरी फ्योल का हो जाएगा। लेकिन लुथर गुलिक एवं एल उर्विक आ जाए तो किसका होगा? पोस्ट कार्ब का होगा। ठीक है, अगर लुथर गुलिक नाम न हो, केवल उर्विक का नाम भी आ जाए तो भी उर्विक क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आपको ये आपकी क्लास पूरी हो गई है। तो ये 5 जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, 5 क्वेश्चन ये थे। तो पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएगा, लगभग ये मान के चलो कि संस्कृत विभाग के अंदर भी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर भी मैं ये मान के चलता हूं चलो 2 क्वेश्चन नहीं पूछे, कम से कम 1 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपका क्या होना चाहिए? पहला जो टॉपिक है वो आपका एक इंपॉर्टेंट है, वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, समस्या, चिंता, दुख, दर्द हो तो जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी आपको पता है स्कूल व्याख्याता
तो अब तो इसके अंदर टेस्ट सीरीज के बारे में ज़्यादा जानकारी देने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज्वाइन ऑफलाइन तो नहीं किया है तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। ये लिख रखा है ऑनलाइन, जहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी। सेकंड ग्रेड वाले अभी भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि उनके लिए एक सुनहरा मौका है। पेपर सितंबर तक पेपर है, तो उनको आगे भी टेस्ट और मिलते रहेंगे। ऑफलाइन भी करेंगे तो भी आपको बीकानेर, जयपुर, सूरतगढ़ 3 जगह पर आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। अच्छी शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको एक प्रकार से कंपटीशन मिल रहा है, साथ साथ के अंदर आपको पता चल रहा है खुद के लेवल का कि आपने कितनी तैयारी की है और कितनी नहीं की है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी आपको पता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, जिसके अंदर आपके लगभग 36 के से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, जाके कर लेना। तो वहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आराम से। इसके अलावा ऐप है NDC क्लासेस, वहां पर आपको पता है कि जो स्कूल व्याख्याता जो प्रतिभा खोज परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है, 7 शहरों के अंदर किया जा रहा है। तो उनमें भी अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हो तो जाके क्या करो, NDC क्लासेस नाम से वो प्ले स्टोर पे जाओ और अपना ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करो और इस परीक्षा के क्या बनो, भागीदार बनो। और हो सके तो परीक्षा के नहीं, इनाम के भी भागीदार बनो। मैं तो यही चाहूंगा। इसके अलावा आप ने तो क्या कर रखा है, ये अपना YouTube चैनल है वो ज्वाइन कर रखा है, तो कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।